दोस्तों अभी फसलों में विल्ट की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्वस्थ फसल, बिल्कुल हरी भरी फसलें एकदम से सूख रही है, मुरझा रही है। बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान हो रहा है। तो ये विल्ट की समस्या क्या है, कितने टाइप से विल्ट की समस्या आती है, कौन कौन सी फसलों में विल्ट की समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी सेंसिटिव क्रॉप कौन कौन सी है, उसके साथ ही इसकी पहचान क्या होती है, रासायनिक तरीके से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती करें तो आप विल्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले से ही क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, यानी कि पहले से आपको क्या क्या कार्य करने हैं जिससे कि आपके प्लॉट में विल्ट की समस्या देखने को नहीं मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों विल्ट की समस्या सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि एक बार अगर किसी भी क्रॉप में विल्ट का अटैक हो गया तो बार बार आपकी अलग क्रॉप में भी सेम वही जगह पे अटैक देखने को मिल सकता है। तो इसको इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करने के लिए सावधानियां बहुत ही जरूरी ध्यान रखना है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगर विशेष तौर से आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए कंप्लीटली जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों की विल्ट की समस्या कितने टाइप की होती है, यानी कितने टाइप से आपकी फसल पे विल्ट की समस्या आ सकती है, इसका अटैक हो सकता है। तो फंगल विल्ट यानी कि फंगस के अटैक की वजह से विल्ट की समस्या हो सकती है, और फंगस में भी स्पेशली फ्यूजेरियम फंगस का अटैक सबसे ज्यादा फसलों में देखने को मिलता है। सेकंड है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरिया के अटैक की वजह से विल्ट की समस्या आती है। इसकी अलग अलग कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन आप मेन रूप से समझिए कि ये बैक्टीरिया के अटैक की वजह से विल्ट की समस्या होती है। थर्ड है दोस्तों निमेटोड्स के अटैक की वजह से। अगर नेमाटोड का अटैक है तो आपकी फसल में विल्ट का अटैक होता है। अब दोस्तों की विल्ट की समस्या को आप फसलों में कैसे पहचान कर सकते हैं, इसकी क्या पहचान होती है। तो पहचान के लिए पहले आप इसका कार्य समझिए कि विल्ट का अटैक होता है तो क्या रीजन होता है, किस तरीके से ये फंगस है या बैक्टीरिया है या निमेटोड्स है कार्य करते हैं जिसकी वजह से आपकी फसल खराब होती है। फंगस का अटैक होगा या फिर बैक्टीरिया का अटैक होगा, जड़ों में होता है। नेमेटोड्स का भी जड़ों में होता है। तो जड़ों से लेकर के ऊपर पत्तियों तक खाना पहुंचाने का कार्य, पानी या भोजन या न्यूट्रिशन जो भी पौधे के ऊपर तक पहुंचाएगा वो पहुंचाया जाता है जाइलम वेसल्स के थ्रू। जाइलम वाहिकाएं यानी जाइलम आप नलियां कह सकते हैं, उनसे खाना ऊपर तक पहुंचाया जाता है। अब फंगस की वजह से अटैक होगा, फ्यूजेरियम फंगस का अटैक होगा तो फंगस जड़ों में लगती है, जड़ें गला देती हैं। और जो ये नलियां होती है, जाइलम नलियां होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, इनको ये जड़ों से ऊपर तने की तरफ जैसे ये बढ़ेगा, इसका अटैक बढ़ेगा, इसका इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो उनको जाइलम वेसल्स को ये ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ऊपर पत्तियों तक खाना, पानी, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं पहुंच पाता है और पत्तियां सूखने लग जाती हैं। बैक्टीरिया की वजह से भी पहले जड़ों में अटैक होगा, जड़ें खराब हो जाती हैं। स्पेशली सबसे पहले वाइट रूट्स खराब होती हैं। आप उखाड़ करके देखेंगे तो वाइट रूट पौधे में या तो गली हुई मिलेंगी या ब्राउन कलर की मिलेंगी या मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से जब अटैक होता है तो जड़ें बिल्कुल गल करके खराब हो जाती हैं। तो ये इसका रीजन होता है। बैक्टीरिया का अटैक होगा तो बैक्टीरिया भी जाइलम वेसल्स पे अटैक करेगा, जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से अगर बैक्टीरिया की वजह से और फंगस की वजह से अटैक है तो नई पत्तियों में सबसे पहले इसका कारण देखने को मिलेगा। नई पत्तियां अलसा जाती हैं, नीचे की तरफ बिल्कुल मुड़ जाएंगी और धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, और ऐसे करके पूरा पौधा ही सूख जाता है और ये अटैक बहुत जल्दी होता है। और निमेटोड की वजह से अगर जड़ों में अटैक है निमेटोड का तो गांठें मिलेंगी आपको, और स्पेशली गांठें जड़ के अंदर मिलेंगी, जड़ के बाहर नहीं मिलेंगी। दोस्तों इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। निमेटोड का अटैक हमेशा रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर गांठें होती है, जिसे रूट से जो जाइलम वेसल्स होती है वहीं से ये ब्लॉक कर देता है और वहां से खाना वगैरह
पानी जो भी न्यूट्रिशन वगैरह वो पौधे में ऊपर तक नहीं पहुंच पाता और पौधा सूखने लगता है। इसकी वजह से भी पौधा अलसाता है शुरू में और फिर धीरे धीरे पत्तियों पे सबसे पहले इसका सिम्टम देखने को मिलेगा। पत्तियां सूख जाती हैं, अलसा जाती हैं और फिर उसकी शाखाएं और फिर धीरे धीरे तना, इस तरीके से सूख जाता है पौधा। विल्ट चाहे फंगस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, निमेटोड्स की वजह से हो रहा है, सिम्टम सेम तरीके से आपको दिखाई देगा ऊपर की साइड, लेकिन रूट में अगर आप देखेंगे तो निमेटोड का गांठें दिखाई देंगी। बैक्टीरिया और फंगस का अगर अटैक है तो फिर आपको अलग तरीके से पहचान करना होगा। उसके लिए पहचान होगी दोस्तों, आप जब भी पौधा सूख जाए तो पौधे को उखाड़िए और तने को थोड़ा सा तिरछा आप कट कर दीजिए। काट करके एक कांच के गिलास में पानी ले लीजिए या फिर आप बड़ी बकेट में ले लीजिए ताकि अच्छे से आप उसको देख सकें। उस तने से अगर सफेद कलर का चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड निकल रहा है बाहर और थोड़ी सी लंबे समय तक अगर निकल रहा है तो ये बैक्टीरियल विल्ट है। बैक्टीरिया के अटैक की वजह से होता है। बैक्टीरिया के जो जीवाणु के रस होता है वो निकलता है, तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। और फंगस की वजह से अटैक है तो ये आपको चिपचिपा व्हाइट कलर का गाढ़ा सा ये लिक्विड नहीं निकलेगा। विल्ट की समस्या कौन कौन सी फसलों में ज्यादा देखने को मिल सकती है, यानी ज्यादा अटैक विल्ट का कौन कौन सी फसलों में होता है, तो विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में इसका अटैक ज्यादा होता है। अभी की बात की जाए तो तरबूज खरबूज में हर साल किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तरबूज खरबूज के अलावा मिर्च, टमाटर, आलू, ककड़ी, खीरा, लौकी और कपास में भी इसका अटैक होता है। तो इन फसलों में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इनमें विल्ट की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब दोस्तों की विल्ट की समस्या अगर आप अपनी क्रॉप में देख रहे हैं तो इफेक्टिव रूप से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों तरीके डिस्कस करूंगी। रासायनिक का दोस्तों मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी क्योंकि अटैक हो गया तो फिर रासायनिक तरीका ही आपको अपनाना है, रासायनिक में ही दवाएं आपको यूज करनी है। ऑर्गेनिक में आप प्रिवेंटिव यूज करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो मैं सावधानी में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अगर फंगस की वजह से अगर अटैक है तो 3 फंगिसाइड जो बहुत ही इफेक्टिव है विल्ट के लिए। इन फंगिसाइड की दोस्तों आपको ड्रेंचिंग करनी है क्योंकि ये जड़ों की समस्या है, जड़ों में अटैक होता है। सिम्टम देखने को मिलेगा ऊपर लेकिन समस्या है जड़ की, तो इसलिए जड़ों में आपको इसको देना है। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको ड्रेंचिंग करेंगे आप, ड्रिप्स के भी बजाय अगर ड्रेंचिंग करेंगे एक एक पौधे में तभी आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोको फंगिसाइड सबसे पहले आप लीजिए, अटैक होते ही तुरंत आप पहले इसकी ड्रेंचिंग कीजिए। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है। अब दोस्तों थायोफेनेट मिथाइल रोको के अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों का आने लग गया है तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। रोको नाम से ही आता है और भी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। आप टेक्निकल कंटेंट ध्यान रखिए कि थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है, उसकी आपको ड्रेंचिंग करनी है। 1 kg 1 एकड़ में आपको यूज करना है। उसके बाद में अटैक अगर हो गया तो सबसे पहले आप इसकी ड्रेंचिंग करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप इसी की ड्रेंचिंग ना करके दूसरे फंगिसाइड की ड्रेंचिंग करेंगे लगभग 15 से 20 दिन बाद में। वो रहेगा दोस्तों, आप बाविस्टिन फंगिसाइड ले सकते हैं या एलियट फंगिसाइड ले सकते हैं। तो बाविस्टिन फंगिसाइड में आता है कार्बनडाजिम 50%, ये भी पाउडर फॉर्म में आता है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे 1 kg 1 एकड़ के लिए। और एलियट फंगिसाइड में आता है फोसिटाइल एल्यूमिनियम 80%, ये भी पाउडर फॉर्म में आता है, ये बायर का आता है, ये भी आप 1 kg 1 एकड़ के लिए यूज करेंगे ड्रेंचिंग के लिए। रोको या फिर आप एलियट या फिर बाविस्टिन, इन तीनों में से कोई सा भी एक फंगिसाइड की ड्रेंचिंग करेंगे। उसके 15 से 20 दिन बाद में आप दूसरी ड्रेंचिंग करेंगे अटैक हो गया तो। अटैक नहीं है तो प्रिवेंटिव में आप किसी भी एक फंगिसाइड का आप ड्रेंचिंग कीजिए ताकि आपकी क्रॉप में अटैक नहीं हो। सेकंड है दोस्तों कि अगर बैक्टीरिया की वजह से अटैक है तो आपको सबसे बेस्ट यूज करना है जो ऐसा फंगिसाइड जो कि फंगिसाइड का भी कार्य करे और बैक्टीरिया साइड का भी काम करे। ऐसे में 2 ही सबसे बेस्ट है। धानुका कंपनी के आता है, एक आता है कासुका बी नाम से जिसमें आता है कासुका माइसिन 3% कासुका बी में, और दूसरा आता है कोनिका फंगिसाइड जो ये भी फंगिसाइड और बैक्टीरिया साइड का कार्य करता है। इसमें आता है कासुका माइसिन 5%, तो कासुका बी के बजाय अगर कोनिका मिल जाए तो ये बेस्ट है, आप इसका यूज कर लीजिए क्योंकि इसमें कासुका माइसिन 5% है प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आता है 45% है।
तो इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो यूज कर लीजिए। अटैक हो गया तो बेस्ट रहेगा कि आप कोनिका का यूज करें। कासू का भी ले सकते हैं आप, 400 ml लिक्विड फॉर्म में आता है 1 एकड़ के लिए, और कोनिका आप यूज कर सकते हैं 300 ग्राम 1 एकड़ के लिए। ड्रेंचिंग आपको करनी है। अगर विल्ट की समस्या निमेटोड के अटैक की वजह से है तो आपको प्रिवेंटिव में ही दवाइयां यूज करनी है। अटैक होने के बाद में निमेटोड का अटैक अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आप कोई भी दवाई यूज कर लीजिए, कितनी भी महंगी कीजिए, कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कंट्रोल होता ही नहीं है। विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में कंट्रोल नहीं होता है। तो प्रिवेंटिव में ही आपको सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि जब भी आप नर्सरी से प्लांटेशन कर दे उसके 7 दिन बाद में ही आपको कोई भी निमेटिसाइड यूज करना है। अगर आप नर्सरी से प्लांटेशन नहीं किया है, डायरेक्ट प्लॉट में ही आपने सीड लगाए हैं, तो जब भी फसल में 3 लीफ आ जाए, 3 पत्तियां आ जाए, उसी टाइम आपको बेस्ट निमेटिसाइड आपको अपनी फसल में ड्रिप से ही आप चला दीजिए। ड्रेंचिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप ड्रिप से ही चला देंगे तो निमेटोड का अटैक आपकी फसल में नहीं होगा। इसके लिए बेस्ट निमेटोड के लिए वेलम प्राइम बहुत अच्छा है, क्योंकि वेलम प्राइम में टेक्निकल कंटेंट आता है फ्लोपायरम 34.48% एससी फॉर्म में आता है। अब दोस्तों ये फ्लोपायरम बायर के ही लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड में आता है टेबुकेनाजोल के कॉम्बिनेशन में। फ्लोपायरम प्लस टेबुकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है बायर के लूना एक्सपीरियंस में, यानी कि ये एक फंगिसाइड का कार्य भी करता है। तो इसलिए आप बेस्ट रहेगा कि वेलम प्राइम अवेलेबल हो जाए। थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अन्य फंगस जनित डिजीज भी कंट्रोल होंगे, उसके साथ साथ निमेटोड को भी कंट्रोल कर लेगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ml प्रिवेंटिव में आप 250 ml 1 एकड़ में आप ड्रिप से चला दीजिए या फिर आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। अगर वेलम प्राइम आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहेगा अडामा का निमेटिज। ये भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव में ही निमेटोड के लिए आपको दवाई यूज करनी है। आप कोई सी भी यूज करें, पहले ही आप इसका इस्तेमाल कर लें। अब दोस्तों कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर रासायनिक खेती कर रहे हैं, तब भी एक ही कल्चर से आप अपनी क्रॉप में इन तीनों समस्याओं से बच सकते हैं। विल्ट की, चाहे फंगस की वजह से अटैक हो रहा हो या फिर बैक्टीरिया की वजह से या निमेटोड्स की वजह से, एक ही कल्चर आप अपनी क्रॉप में चला करके इस समस्या से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। कल्चर क्या है दोस्तों, ऑलरेडी मैं अपने वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, 2-3 वीडियो मेरा आ चुके हैं, वो आप डिटेल से देख ले। इसमें अगर मैं शेयर करूँ तो एक कल्चर आपको तैयार करना है, वो है ट्राइकोडर्मा लेना है। लिक्विड फॉर्म वाले यूज करने दोस्तों, पाउडर फॉर्म में इसमें यूज नहीं करना है इस कल्चर में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म वाले का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और थर्ड लेना है बायोनिमेटोन, जिसमें पैसिलियोमाइसिस लिलासिनस आता है। तो इन तीनों का आपको कल्चर तैयार करना है। 200 लीटर पानी में 500 ml ट्राइकोडर्मा का, 500 ml सुडोमोनास, 500 ml बायोनिमेटोन, तीनों को आप डाल दीजिए। 2 kg आप गुड़ डाल दीजिए। जब भी आप नर्सरी से प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर सीड आपने डायरेक्ट लगाए तो सीड जर्मिनेट हो गए, उसी समय आप कल्चर तैयार कर लीजिए ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए। प्रिवेंटिव ही आप ये कल्चर चला दें। ये कल्चर तैयार कीजिए। जैसे ही ये कल्चर 7 दिन 10 दिन में आप कभी भी चला सकते हैं इस कल्चर को। जैसे ही आप चलाएं अपनी क्रॉप में तो 20 लीटर की एक बाल्टी लीजिए, अलग से निकाल दीजिए, और जो बचा हुआ कल्चर है 180 लीटर पानी, जो कल्चर बच गया है 180 लीटर, इसमें आप दोस्तों एजिटोबैक्टर मिला सकते हैं, एनपीके कंसोर्टिया मिला सकते हैं, पीएस भी मिला सकते हैं, केएम भी मिला सकते हैं, और इवन की सरसों की खड़ी भी मिला सकते हैं। न्यूट्रिशन अलग से पौधे को मिल जाएगा, वो अलग है, और ये खर्चा भी कम हो गया, और ऑर्गेनिक तरीके से आपकी फसल भी स्वस्थ रहेगी, आपकी मिट्टी भी सही रहेगी, फंगस जनित रोग भी कंट्रोल हो गए, निमेटोड का भी कंट्रोल हो जाएगा। ये कल्चर आप चलाइए, आपकी क्रॉप में 3 बार इस कल्चर को आप तैयार करके चला सकते हैं। 30-30 दिन के गैप से आप चलाएंगे। अब जो 20 लीटर आपने अलग से निकाल लिया था, पीएसबी या केएमबी या फिर सरसों की खली, कुछ भी मिलाने से पहले आपने जो निकाल लिया अलग से, उसको आप फिर से इस 200 लीटर के टैंक में डाल दीजिए, पानी से फिल कर दीजिए, फिर से आप 2 kg गुड़ डाल दीजिए, फिर से ये कल्चर तैयार हो गया। फिर से आप 30 दिन बाद में इस कल्चर को चला दीजिए। 3 बार आपने क्या यूज किया, 500 ml, सिर्फ 3 बोतल यूज किया आपने, बहुत ही कम खर्चा हुआ, और विल्ट
तीनों टाइप की आपकी कंट्रोल हो जाएगी। विल्ट की समस्या ही आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। ये कल्चर बहुत अच्छा है। सावधानी में क्या करना है दोस्तों, विल्ट की समस्या एक बार किसी भी रीजन से आ रही है, एक बार अटैक हो गया तो क्रॉप में बार बार कई सालों तक अटैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। एक तो ये कल्चर चलाना है, सेकंड जैसे अभी फसलें मई जून में आपके प्लॉट खाली हो जाएंगे, तो बारिश से पहले अपने खेत की जुताई कर देनी है। मई या जून, मई में लास्ट तक तरबूज खरबूज की फसलें चलती है, तो जैसे ही प्लॉट खाली हो खेत की जुताई करके छोड़ दीजिए। तेज गर्मी में, तेज धूप में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जितने भी हानिकारक फंगस है या निमेटोड्स हैं, सब कंट्रोल हो जाएंगे। आपकी फसल में अटैक ही नहीं होगा, सब मर जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को स्वस्थ रखिए, प्रिवेंटिव काम करके अपनी फसलों को बचाइए इन रोगों से। बारिश होगी, जैसे ही आपने पहले जुताई कर दी, बारिश हुई, तो दोस्तों बारिश का पानी बह के भी आपका दूसरा बाहर नहीं जाएगा, दूसरे के प्लॉट में नहीं जाएगा। पानी के साथ में जो फर्टिलाइजर वगैरह बह जाता है वो नुकसान नहीं होगा। साथ ही आपकी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। खरपतवार वगैरह के जैसे कोई सीड वगैरह वो भी खत्म हो जाते हैं। खरपतवार इससे बहुत ज्यादा नियंत्रित होती है। तो इसलिए आप ये काम अपने प्लॉट में जरूर कर दे गर्मियों के समय में। दोस्तों विल्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रिवेंटिव में ही कार्य करने होते हैं, जिससे कि ये समस्या आपके प्लॉट में आए ही नहीं। और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि आपकी फसल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके साथ ही फसलों में वाटर मैनेजमेंट आप प्रॉपर तरीके से करें। पानी बहुत ज़्यादा भी फसलों में नहीं चलाना है, नमी आप प्रॉपर तरीके से बनाए रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का भराव फसलों के बीच में नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिए। आज की जानकारी दोस्तों कैसी लगी है कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। कल्चर यूज कीजिए, ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा कार्य कीजिए। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।